जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है इस चैनल पे जो है PYQ को सॉल्व करते हैं। तो 5 प्रश्न का टारगेट है डेली का सॉल्व करने का। तो आप लोग भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही वीडियो को मतलब PYQ को सॉल्व करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं CSET, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर वोटिंग CSET पे ही किए थे। 2025 का जो पेपर हुए हैं 25 मई को, उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम 5-5-10 प्रश्न तक कवर कर लिए हैं। तो आज हम 10 से आगे यानी कि प्रश्न संख्या 11 से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। मैथ से रिलेटेड रहेंगे तो उनके लिए पास में एक कॉपी रखे हैं मैथ का, तो सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इसमें 5 प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाते हैं, इसलिए क्योंकि सॉल्व करना पड़ जाते हैं ना, इसी वजह से तो जल्दी थोड़ा फास्ट में खींचेंगे। तो आज हालांकि समय नहीं लगेंगे, क्या कि परिच्छेद दिया हुआ है, आप लोग भी सामने आप परिच्छेद पढ़िए, उनके बाद आंसर टिक कीजिए। तो देखिए इनको हम पहले भी कर लिए हैं, जैसा कि मालूम होगा आप लोगों को कि अभी हम लगभग 45 नंबर का प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच तो 5 ही प्रश्न रखेंगे, डेली का जो रूटीन है वही को उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक ना। तो देखिए प्रश्न कह रहे हैं, परिच्छेद पहला कह रहे हैं, भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर सुभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है। ठीक है, किंतु किंतु उत्सर्जन किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग है, जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तो उदाहरण के लिए, यदि तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो अपेक्षाकृत सूखे जिलों और परिवर्त्य मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अनन्य चुनौतियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत और अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को काम में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध है। तो इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए अस्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। तो ये परिच्छेद था। अब इनसे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला 11 का हो गया, उसके बाद प्रश्न संख्या 12 पूछेंगे। ठीक है ना। तो 11 का देखिए, 11 का जब हम सॉल्व करे तो इनका सही आंसर मारे थे डी को। ठीक ना। तो देखिए प्रश्न 11 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इनका सही जवाब मारे हैं ऑप्शन डी। तो देखिए डी जो है, डी कह रहा है कि भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्य नीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। तो ये विकल्प जो है ऑप्शन डी जो है ये विकल्प जो है परिच्छेद परिच्छेद के केंद्रीय विचार के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। तो परिच्छेद में तटीय राज्यों और शुष्क राज्यों जैसे हिमालयी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत जिसे कि अपतटीय के हैं। ठीक ना। तो अपतटीय हो गया है ना, अपतटीय क्षेत्रों। तो अपतटीय क्षेत्रों के विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं जो इन सभी की अद्वितीय चुनौतियों और क्षमताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो यह स्पष्ट रूप से कथन डी जो है, यह स्पष्ट रूप से राज्य क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्ट और प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता को इंगित करता है। तो परिच्छेद का समापन इस विचार का समर्थन करता है, जैसे यहाँ पे देखिए कहा है ना कि इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ कहा है, इसीलिए इनका ऑप्शन हम डी मारे, क्योंकि ये जो है सबसे सटीक और व्यवहारिक संदेश को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 11 का डी हो जाएगा। इधर उधर हो जाते हैं। वही प्रश्न संख्या 12 जो है उन्हीं से रिलेटेड की है, मतलब परिच्छेद 1 से ही रिलेटेड है। तो चलिए अनुच्छेद याद, प्रश्न संख्या 12 कह रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग भी पढ़िए कि इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। अब देखिए 2 पूर्व धारणाएं बनाई गई है। अब दोनों को पहले पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। पहला पूर्व धारणाएं बनाए हैं कि हरित ऊर्जा
उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध या संगठित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक ना, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखिए एक खांसी खांसी बहुत पसंद। तो यह माना जा सकता है, कथन एक के अनुकूल कह रहे हैं कि यह माना जा सकता है कि हरित ऊर्जा उत्पादन में जैसे मान लीजिए पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा का उपयोग जलवायु परिवर्तन को कम करने और उत्सर्जन कम करके ठीक है ना, उत्सर्जन को, तो परिवर्तन को कम करने और अनुकूलन रणनीतियों का एक हिस्सा हो सकता है। तो यह जो है धारणाएं एक वैध पूर्व धारणाएं हैं, यानी कि बिल्कुल सही है। तो परिच्छेद के अनुरूप है, इसलिए ये सही बात है। वही कथन 2, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है। तो देखिए यदि हम इसे एक सापेक्ष शब्द के रूप में देखें तो परिच्छेद यह नहीं कहता है कि सबसे गंभीर है, लेकिन यह उनकी गंभीरता और पर्याप्त जोर देता है, ठीक ना, जिससे यह एक उचित पूर्व धारणा बन जाती है कि वहाँ प्रभाव कहीं अधिक गंभीर है, ठीक ना, तो ऐसा अवधारणा देता है। तो इसलिए हम इनको सही करेंगे। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, आप डिसाइड कीजिएगा परिच्छेद को पढ़ के। तो इसलिए हम एक दोनों ऑप्शन सी को टिक करते हैं। इनका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है। अब परिच्छेद 2 को पढ़ना है और फिर 2 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक ना। मैथ तो यहाँ से सॉल्व होगा प्रश्न संख्या 15 से। तो चलिए पहले इनको पढ़ के आंसर दे ही देते हैं। परिच्छेद 2 आप लोग भी पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर लगा दिए हैं। कह रहा है कि यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है, ठीक है। जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ठीक ठीक ऊपर हैं, अनेक प्रकार की संपत्ति हो गया अथवा स्वास्थ्य जोखिम, बाजार या घटबढ़, रोजगार संबंधित अनिश्चितताओं के कारण जो है विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित। बिल्कुल सही बात है। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण करना है, ठीक है। तो अब प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न 13 कह रहे हैं, परिच्छेद से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो एक कह रहा है कि भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा, गरीबी और सामाजिकता समानता के कारण परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बहुत सामाजिक समस्या है। बिल्कुल ये गलत बात कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और कहा है, ठीक। इनका सही जवाब हो जाएगा फाइनली ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी में कहा है कि असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा आवश्यक निराकरण किया जाना चाहिए। वही कह रहे हैं ना, अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य है कि न्यूनीकरण करने का, ठीक है। तो यही बातें सेम है, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 13 का। वही प्रश्न संख्या 14 का यदि बात करें तो प्रश्न कह रहे हैं कि उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। तो पहला कथन कह रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति है। बिल्कुल प्रवृत्ति है, जैसे संपत्ति का हो गया और स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में यदि उतार चढ़ाव होते हैं तो चाहे रिच फैमिली भी रहते हैं तो उनका भी यदि बिजनेस डाउन चल जाते हैं तो वो भी मानसिक समझ ही सकते हैं, तो वो भी जो है चिंताग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए ये सही है। वही कथन 2 कह रहे हैं गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। बिल्कुल गलत बात करें, यदि हम देश में पूरा गरीबी को हटा देंगे तो क्या सब मतलब चिंतित नहीं रहेंगे, सब चिंताग्रस्त रहेंगे, ठीक ना। इसी वजह से ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप कह रहे थे ना। तो परिच्छेद यह निष्कर्ष नहीं निकालता है, ये जो परिच्छेद पढ़िएगा तो नहीं निकालता है कि गरीबी का जो है उन्मूलन सीधे तौर पर सामाजिक समानता और शांति लाएगा। यह एक व्यापक और दूरगामी दावा है जो परिच्छेद के दायरे से परे है, ठीक ना। तो परिच्छेद में केवल समस्या और सरकारी नीतियों और उनके न्यूनीकरण के लक्ष्य पर केंद्रित है, इसलिए ये नहीं होंगे। तो केवल एक है, तो ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए प्रश्न संख्या 15 पे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। 15 प्रश्न कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे लगा दिए, आप लोग भी पढ़िए। प्रश्न कह रहे हैं कि एक ठोस घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है। बिल्कुल कह रहे हैं कि ठोस घन के सभी फलकों को, ठीक ना, ये घन है और इनको जो है पीले रंग से, इधर भी होगा, ठीक ना, इस तरह से दे देते हैं। तो एक घन है, घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है, तब इस पर घन को
सभी को जो है पीले रंग से चारों मतलब चारों सारा ऊपर से लेयर चढ़ा हुआ है, और तब इस घन को 60 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में बांटा जाता है, यानी कि इनको जो है 60 टुकड़ा करता है, यानी कि 60 टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए, यानी कि इतना टुकड़ों में काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहे हैं इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया। यहाँ 60 दिया हुआ है तो 3 फोल्ड कर सकते हैं ना, यानी कि लेंथ वेट और हाई 3 को कर सकते हैं। तो तीनों को हम यदि मान लीजिए 60 का यदि गुणनखंड निकालते हैं, शॉर्ट लिस्ट हम बता रहे हैं, 60 का गुणनखंड निकालते हैं तो कम से कम क्या होगा? 3 गुना 4 4 12 गुना 5 12 5 60, यानी कि 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 60 मिल जाएंगे, यानी कि 60 का ये गुणनखंड है। तो इसका मतलब 3 और 4 और 5 कट मारेंगे तो हमारा 60 टुकड़ा हो जाएंगे, ठीक ना। और इनके लिए एक शर्त रहते हैं कि कटिंग के बाद इनको जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो जोड़ने के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए पहले कट करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये घन है लाइक, तो मान लीजिए इसको 2 भागों में बांटना है तो एक कट मारेंगे, ठीक ना, एक कट मारेंगे। चलिए एक कट मार दिए तो ये 2 भागों में बढ़ गए। यदि इसको हम 3 भागों में बांटेंगे तो 2 कट मारना पड़ेगा। तो देखिए 3 भागों में बट गए, 2 कट मारे, तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चलते हैं कि जब भी कट पड़ेंगे तो जो दिया हुआ है उसमें एक घटेंगे, यानी कि एक कम रहेंगे। तो यहाँ लेंथ वेट और हाई जो है 3 है, 4 है और 5 है। तो हम इनको जब कट में डिवाइड करेंगे तो कट करने के बाद जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो इनका न्यूनतम कम से कम मान निकल जाएंगे। तो इसमें जो है एक माइनस कर दीजिए, 3 में एक माइनस करेंगे तो 2, 4 में एक माइनस करेंगे तो 3, उसके बाद 5 में एक माइनस करेंगे तो 4। अभी तीनों आ गए तो तीनों को एक बार जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 2 9, यानी कि कम से कम हम 9 लेंगे तो 9 कट मारेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। तो वही कथन 1 में करें इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया है, बिल्कुल 9 बार काटा गया है, ठीक ना, इसलिए ये कथन 1 सही है। वही कथन 2 की बात करें, कथन 2 कह रहे हैं कि उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है तो संख्या 6 है। तो देखिए अब ये 6 कैसे, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है, तो रंगा हुआ फलक को तो यहाँ पे जो चारों पर रंगा हुआ है यानी कि तीनों पर, तो एक एक लेयर को हटाएंगे, तो लेयर को हटाएंगे तो इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा कितना? तो 2 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। लेयर हटा के ही ना काउंटिंग करेंगे, तो 2 माइनस कर देंगे तो सभी में ये माइनस होंगे 2। तो अब बताइए अब दोनों में तीनों में लेंथ वेट और हाई में तीनों में जो है 2 2 माइनस कर देते हैं। जैसे 3 में -2 करेंगे तो 1 बच जाएंगे, प्लस 4 में -2 करेंगे तो कितना? 2 बच जाएंगे, प्लस 3 में -2 5 में -2 को करेंगे तो 3 बच जाएंगे। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 बराबर 6 मिल गया, यानी कि यहाँ भी सही करें उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है तो कितना संख्या होंगे? 6 होंगे। तो इस तरह से ये भी सही। तो अब बताइए निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको यदि डिटेल से समझाएं तो चलिए थोड़ा टाइम लगेंगे, समझा सकते हैं। तो देखते हैं अभी कम ही मतलब 12-13 मिनट में इतना 5 प्रश्नों को आज कवर कर लिए। तो चलिए इनको हम डिटेल से थोड़ा समझाते हैं ताकि आप लोग भी समझ जाइएगा। ये शॉर्ट लिस्ट हम बताएं, ठीक ना, लेकिन यदि डिटेल से समझेंगे तो थोड़ा बारीकी से टाइम लगेंगे। तो प्रश्न देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, हालांकि इनका आंसर सी निकाल दिया, लेकिन इनको डिटेल से समझेंगे तो देखते हैं ये आंसर आते हैं कि नहीं, तो आप लोग को भी थोड़ा विश्वास हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए थोड़ा देर के लिए प्रश्न यहाँ से हटाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर से प्रश्न हटाएंगे क्योंकि ये तभी तो क्लीन दिखेंगे ना। तो क्वेश्चन संख्या 15 दे दिए, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हाँ, तो देखिए एक घन को जो है n छोटे समान टुकड़ों में, मान लीजिए n एक घन है, तो एक घन को n छोटे टुकड़ों यानी कि समान टुकड़ों में काटने के लिए जो है यदि हम कट फलकों के समांतर किए जाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? तो n बराबर nx, ठीक है, और गुना ny होगा गुना nz, ठीक ना। जहां ये जो है जहां nx, ny, nz ये जो है प्रत्येक आयाम के साथ टुकड़ों की संख्या है, तो प्रत्येक आयाम के साथ कटों की संख्या किस प्रकार हो जाएंगे? तो माइनस में जाएंगे, तो इसका मतलब nx - 1 हो जाएंगे, n
वाई माइनस वन हो जाएंगे, और तीसरा हो जाएंगे एन जेड माइनस वन, ये हो जाएंगे। क्लियर। अब बताइए आगे, कुल कटों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, तो कुल कटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जो है इन्हें जोड़ना होगा। कट को जोड़ेंगे ना, इसका मतलब ये किस फोल्ड में आ जाएंगे, एन एक्स माइनस वन इंटू प्लस में आ जाएंगे, तो एन वाई माइनस वन इंटू प्लस एन जेड माइनस वन इंटू, तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चूंकि चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, तो 60। प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, चूंकि हमें दिया हुआ है 60, ठीक है ना, तो 60 दिया हुआ है, तो इनके बराबर निकालना है। तो अब देखिए ये एन एक्स माइनस वन इंटू प्लस एन वाई माइनस वन इंटू प्लस एन जेड माइनस वन इंटू बराबर ये 60 यहाँ आ जाएगी। क्लियर है। तो कुल कटों की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल कटों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये मेरा न्यूनतम कट हो जाएंगे। ठीक है, तो कटों की न्यूनतम करने के लिए जो है हमको एन एक्स एन वाई और एन जेड के मान एक दूसरे के यथासंभव करीब होना चाहिए। ठीक ना, तो आइए हम 60 के जो है गुणनखंड, 60 के गुणनखंड, तो मान लीजिए पहला गुणनखंड मानते हैं, 60 का गुणनखंड कौन सा होगा, तो मान लीजिए 60 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 4 गुना 5। क्लियर है, ये हो जाएंगे 60 का गुणनखंड। अब इन तीनों को बैठा दीजिए सूत्र पे, तो n का मान देखिए यहाँ पे रखें, n का मान 3 हुआ, तो 3 सॉरी n लिख दिए, तो n का मान यहाँ पे 3, तो 3 माइनस वन इंटू प्लस का चिन्ह आ गए, प्लस एन वाई का मान कितना आ गए, तो एन वाई का मान आ गए 4, 4 माइनस वन इंटू प्लस एन का मान आ गए 5, तो 5 माइनस वन इंटू बराबर कितना आ गए 60। ठीक ना, तो 60 ना कि नहीं आएंगे, क्या कि 60 का यहाँ गुणनखंड है, तो गुणनखंड बैठा ही दिए, तो 60 नहीं आएंगे, 60 तो यहीं रुक गए। तब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको जब सॉल्व करते हैं तो 3 में से माइनस वन गया, तो 2 इंटू प्लस 3 इंटू प्लस 4, तो इस तरह से आगे। अब पूरा इनको यदि हम सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस में है, तो 3 2 5 4 9 9 आ गए। अब वहीं दूसरा हम गुणनखंड चेक कर लेते हैं, 60 का दूसरा भी गुणनखंड है ना, जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा 2 गुना 5 5 गुना 10 गुना 6 60, ये भी गुणनखंड है 60 का, तो ये भी गुणनखंड है, तो इनको भी थोड़ा इस पे बैठाते हैं इन फॉर्मूला पे। तो देखिए इनमें बैठेंगे एन एक्स माइनस वन और एन वाई माइनस वन एन जेड माइनस वन, इस पे बैठाएंगे, तो इस पे बैठाने के बाद ये भी इसी फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 2 माइनस वन इंटू प्लस 5 माइनस वन इंटू प्लस 6 माइनस वन इंटू, तो इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से गया 1 प्लस 4 प्लस 5, तो बराबर कितना आ जाते हैं 5 और 9 1 10। वहीं इनका तीसरा भी गुणनखंड होंगे ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, जितना गुणनखंड है सभी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमको, चलिए तीसरा एक बार निकाल लेते हैं। 60 का तीसरा कौन सा गुणनखंड हो जाएंगे, तो 3 गुना 6 10 6 60, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 6 6 नहीं 10 होगा, 10 कर दिए। ठीक है, 10 6 60। अब इनको भी सूत्र पे बैठा दीजिए, एन एक्स माइनस वन एन वाई माइनस वन एन जेड माइनस वन, इस पे बैठा देते हैं, तो ये भी आ जाएगा इस फॉर्म में, 2 माइनस वन इंटू प्लस 3 माइनस वन इंटू प्लस 10 माइनस वन इंटू, तो देखिए इनको भी जब सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 9, तो बराबर कितना आ जाएगा 9 2 11 1 12, इतना ही आएंगे ना, हाँ इतना ही आएंगे, 9 2 11 1 12 आ गए। क्लियर है। इसी तरह आगे मान देखिए इनका इनका और कौन सा हो जाएगा 1, हाँ 1 गुना 6 6 कम 6 6 10 7, हाँ तो अगला यदि मान रखते हैं 60 का अगला मान रखते हैं, तो इनका गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 6 गुना 10, ये भी 60 का गुणनखंड है, तो इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं एन पे बैठा के, तो 1 माइनस वन, ठीक है 1 माइनस वन प्लस, तो देखिए यहीं पे ये रुक जाएंगे, 1 1 0 हो जाएंगे, क्योंकि दो पद होंगे नहीं। ठीक ना, तो दो कट तो लग सकते नहीं, तीसरा तीनों कट लगना चाहिए। ठीक है, तीनों कट लगेंगे, दो कट तो लगा नहीं सकते, इसलिए ये जो है घन को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए वैध मतलब सही नहीं है। ठीक ना, क्योंकि ये एक आयाम नहीं काटा गया है, यहाँ पे 0 हो जाते हैं, इसी वजह से ये गुणनखंड नहीं लिया जा सकता है। वहीं दूसरा इनका गुणनखंड की यदि बात करें 60 का, तो 60 का और कौन सा 1 गुना 1 गुना 60 का, तो इसमें भी देखिए 0 हो जाते हैं कट में, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इस वजह से देखिए, तो यहाँ न्यूनतम कह रहे थे ना, यदि सर्वाधिक कहते इनमें सबसे ज्यादा कट तो 12 होते, न्यूनतम कह रहे हैं, तो न्यूनतम कौन सा है, यहाँ पे देखिए 9 वाला, ये न्यूनतम है, तो 9, तो प्रश्न में भी 9 दिए हुए कथन 1 में, तो इसलिए कथन 1 सही हुए। ठीक है, वही कथन 2 की आप जांच कर लेते हैं। कथन 2 को देखिए, प्रश्न में क्या क्या है,
प्रश्न में कहा है कि बिना रंग वाले फलक वाले घनों की संख्या। तो सूत्र पे ही बैठेंगे ना। सूत्र कौन था? nx माइनस 2 इंटू ny माइनस 2 इंटू nz माइनस 2। तो इन पे ही बैठेंगे। तो यहाँ पे कहा बिना रंगे वाले फलक दोनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो ये द्वारा मतलब ये सूत्र के द्वारा हम इनको बैठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको जो है n का मान निकला हुआ है, यहाँ पे गुणनखंड 9 मतलब न्यूनतम 9 है, तो इनका गुणनखंड कौन सा है? 3 गुना 4 गुना 5। तो अब हम यहाँ पे यानी कि एन एक्स बराबर कितना मान निकला था? 3, एन वाई बराबर कितना मान थे? 4, एन जेड बराबर कितना मान थे? 5। ये हमको पता है, तो अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है बिना रंग वाले घनों को निकालने के लिए जो है हमको -2 करना पड़ता है। ये चीज़ हम पहले भी बताए, ठीक ना। यानी कि कट मारने के लिए तो इनको जो है 2 मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से हम फॉर्मूला में बैठा देते हैं। अब माइनस यानी कि इस सूत्र पे लाते हैं, तो n माइनस 2, तो यानी कि एन एक्स कौन कितना है? 3 माइनस 2 ये हो गए। फिर एन वाई कितना है? 4 माइनस 2 ये हो गए। उसके बाद एन जेड कितना है? 5 माइनस 2 ये आ गए सारा। अब इनको जो है क्या करना है? ये प्लस में रहेंगे, ठीक है, ये प्लस में रहेंगे। तो 2 में से गया 1 प्लस 4 में से 2 गया 2 प्लस 5 में से 3 गया 3 2 5 3। अब बराबर इनको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6। तो आंसर कितना आया? 6। तो देखिए कथन 2 में 6 है, 6 टुकड़ा 6 संख्या है, इसका मतलब बिल्कुल सही है ये। इस तरह से हम जांच कर लिए, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा जरूर बताइएगा। तो ये सॉल्व करके समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे नेक्स्ट कल के वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 16, 17, 18, 19, 20 तक कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा अभी नहीं करना है, तो धीरे धीरे करके डेली कवर करना है, बाकी स्टडी भी करना है। तो आप लोग भी अपना स्टडी पे ध्यान दीजिए और हम भी अपना स्टडी पे ध्यान देते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। प्लीज़ भाई सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करते हैं मेहनत करने के लिए। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर कल, बाय।